वेदांश अभी भी अर्चना की बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था। उसकी पकड़ अर्चना की बाजू पर बहुत कस गई थी, जिससे अर्चना को अपनी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी उन क्रिस्टल ब्लू आइज के कोनों से आंसू निकलने लगे थे। लेकिन वेदांश को अपने गुस्से के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे प्यार नहीं था अर्चना से, वो सिर्फ अर्चना को बच्चों के लिए लेकर आया था। लेकिन उसकी आंखों में अर्चना के लिए एक अलग ही एहसास था। लेकिन आज वह एहसास उसकी आंखों में नहीं थे। आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था। जैसे ये कुछ अलग हो, बहुत अलग। न ही रिस्पेक्ट थी, रिस्पेक्ट से भी बिल्कुल अलग। वेदांश एक झटके में अर्चना के होठों को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वो लगातार उसके होठों को काटे जा रहा था। वो उसे किस नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी होठों को काट रहा था। वो कभी उसके अपर लिप्स को बाइट करता, तो कभी लोअर लिप्स को बाइट करता। वो बस यही कर रहा था। अर्चना को अपने होठों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। उसके हाथ वेदांश के सीने पर रखे हुए थे। उसे अपनी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने उस दर्द को भुलाकर वेदांश को खुद से दूर कर रही थी। लेकिन वेदांश कहाँ हिलने वाला था। वो 1 इंच भी उससे दूर नहीं हुआ था। वो वैसे ही उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसके होठों को लगातार चबाए जा रहा था। अर्चना के होठों से अब हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। लेकिन वेदांश को इससे कहाँ कोई फर्क पड़ रहा था। वो तो बस उसके साथ अपनी मनमानियां करता जा रहा था। वो लगातार उसके होठों को अभी भी किस करे जा रहा था। अर्चना को अब अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस होती है। वो अभी भी वेदांश के सीने में हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। अब वो उसके सीने में अपने छोटे हाथों से मुंह के बरसाने लगती है। चांद की चांदनी उन दोनों के ऊपर पर पड़ रही थी। दोनों के चेहरे पर वो चांद की चांदनी पर्दों से छनते हुए आ रही थी। दोनों के बदन पर अभी कपड़े थे, लेकिन ये कपड़े भी कुछ वक्त के लिए थे। कुछ वक्त बाद ये फर्श पर पड़े होंगे और उनके उस बदन पर एक बार फिर चांद की चांदनी पड़ेगी। वो चांद की चांदनी अर्चना के मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ रही थी। अर्चना की आंखों के कोने से अभी भी लगातार आंसू निकल रहे थे। अर्चना की सांस उखड़ रही थी। वेदांश उसके होठों को छोड़ देता है और उसकी गर्दन तक आ जाता है। अब वो उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। उसे अपने होठों पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसके होठ फट गए थे। खून निकल रहा था, जो बह रहा था। वो खून अर्चना के होठों से रिस रहा था और दोनों के होठों आपस में मिल रहे थे। दोनों के ही होठों पर खून लगा हुआ था, जो सिर्फ और सिर्फ अर्चना के होठों का खून था। अर्चना के होंठ पूरी तरीके से सूज गए थे और पीले पड़ गए थे। दोनों के होठों में अभी भी खून लगा हुआ था, जो उस चांद की चांदनी में बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहे थे। कोई भी उन्हें देखे तो वैम्पायर ही समझ ले। वेदांश अर्चना की गर्दन पर किस करने लगता है। वेदांश अर्चना के होठों को छोड़ता है, तो अर्चना गहरी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सॉफ्ट सीना बार बार वेदांश के सीने से टकरा रहा था। वेदांश बार बार अर्चना के सॉफ्ट सीने को अपने सख्त सीने से टकराते देखकर इरिटेट हो जाता है। वो अर्चना के सॉफ्ट सीने को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और उसे कस के दबाते हुए रूड वॉइस में बोलता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये हमारे काम में दखलंदाजी कर रहा है और कोई हमारे काम में दखलंदाजी करे, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उसकी पकड़ अर्चना के सॉफ्ट सीने पर कसती ही जा रही थी। अर्चना को बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। अर्चना की आंखों से लगातार आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिरते ही जा रहे थे। लेकिन वेदांश को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस लगातार उसके सॉफ्ट सीने को दबाए जा रहा था, जिससे अर्चना की चीख निकल रही थी। आज वो उसके साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उनके बीच पहले फिजिकल रिलेशनशिप ना हो, वो दोनों पहले भी फिजिकल हुए थे। वेदांश ने जलन में आकर बारिश वाले दिन अर्चना की मर्जी के खिलाफ उसके साथ फिजिकल हुआ था। पर वो उस दिन भी इतना वाइल्ड नहीं हुआ था जितना आज वाइल्ड हो रहा था। वो पता नहीं किस चीज का गुस्सा निकाल रहा था। वो अर्चना के पल्लू को उसके बदन से एक झटके में अलग कर देता है और अपने होंठ अर्चना की गर्दन पर रखकर उसे किस और बाइट करने लगता है। वो लगातार उसकी गर्दन पर किस और बाइट किए जा रहा था। वो अपने दांतों की मदद से अर्चना के कंधे से उसके ब्लाउज की पट्टियां नीचे खिसका देता है। अब अर्चना का गोरा कंधा वेदांश के सामने था। वेदांश लगातार उसके गोरे कंधे पर अपने दांत गड़ाए जा रहा था, जिससे अर्चना की चीख उस पूरे कमरे में गूंज रही थी।
लेकिन वेदांश को अर्चना की उन चीखों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार उसके कंधों पर अपने दांतों को गड़ाए जा रहा था, जिससे अर्चना को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। न ही वो अपने दर्द को बयां कर रही थी, न ही वो अपनी चीखों को रोक पा रही थी। उसे वेदांश से आज बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसका पूरा बदन बुरी तरीके से कांप रहा था। वेदांश को ये चीज अच्छे से महसूस हो रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके दोबारा उसके कंधों पर किस करने लगता है और साथ में बाइट भी कर रहा था। अर्चना की अभी भी चीख निकल रही थी। एक तो उसे अपने होठों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, ऊपर से अब वेदांश आज उसके कंधों को भी काट रहा था, जिससे अर्चना को सब जगह अब दर्द महसूस हो रहा था। वेदांश एक झटके में अर्चना को पलट देता है। अर्चना का ब्लाउज जो कि 2 डोरियों में ही अटका हुआ था, वेदांश अपने दांत उसकी उन डोरियां में फंसा देता है और अपने दांतों से ही उसकी वो डोरियां खोलने लगता है। अर्चना की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो खुद से ही बोलती है, क्या ये फिर से हमारे साथ वही सब करेंगे? क्या हमें फिर से वही तकलीफ देंगे? दर्द होता है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, हमसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। क्या ये दोबारा से हमें वही दर्द देंगे? वेदांश कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो जलती हुई निगाहों से अर्चना की उस खुली पीठ को देख रहा था, जिसमें उसकी वो व्हाइट कलर की इनरवियर दिख रही थी। वेदांश अपने दांतों की मदद से उसकी इनरवियर का हुक खोल देता है। अब अर्चना की बेदाग पीठ उसके सामने थी। उसकी बेदाग पीठ पर अपने होठों को रख देता है और चलाने लगता है। वो लगातार उसकी खुली पीठ पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। वो उसकी बेदाग गोरी पीठ पर अपने गुस्से की छाप छोड़ रहा था। अर्चना को अपनी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी बार बार चीख निकल रही थी, जो उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। वेदांश की आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी, जैसे उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक जंगली भेड़िए की तरह अर्चना पर टूट पड़ा था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार का शिकार करने के लिए उस पर पूरी तरीके से टूट पड़ता है और जब तक वो अपने शिकार का शिकार नहीं कर लेता, तब तक वो उससे अलग नहीं होता है। ऐसे ही वेदांश भी बिल्कुल एक जंगली शिकारी की तरह अर्चना पर टूट पड़ा था। उसे देखकर यही लग रहा था कि जब तक वो अर्चना का शिकार नहीं कर लेगा, तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा। वेदांश अभी भी अर्चना की पीठ पर किस और बाइट कर रहा था। वो एक झटके में अर्चना को पलट देता है और उसके ब्लाउज और अंडरवियर को एक साथ पकड़कर उसके बदन से अलग कर देता है। अब उसका खुला सीना वेदांश के सामने था। वेदांश रुक नहीं रहा था। वो एक झटके में अर्चना के ऊपर आ जाता है और उसके एक सीने को अपने होठों में भरकर शक करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसके सीने को दबाने लगता है। अर्चना की चीख निकल रही थी। वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। उसकी चीख उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन वेदांश को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपना काम करने में लगा हुआ था। वेदांश उसके सीने को शक करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। अब अर्चना की चीख नहीं निकल रही थी। वो बेसुध सी उस बेड पर पड़ी हुई थी। उसने अपना बदन पूरा ढीला कर दिया था। वो वेदांश को उसकी मनमानी करने दे रही थी। वेदांश उसके साथ अपनी मनमानियां करते जा रहा था। वो उसके उस सीने को छोड़कर दूसरे सीने पर आ जाता है और अपने होठों को रखकर उसे भी शक और बाइट करने लगता है। वो अपने एक हाथ से अर्चना के उस सीने को दबा रहा था, जिसे अभी उसने छोड़ा था। वो लगातार उसके सीने को दबाए जा रहा था। अर्चना ना तो अब चीख रही थी और ना ही वेदांश को खुद से दूर कर रही थी। वो कोशिश कर करके थक गई थी। वो पहले भी फिजिकल हुए थे, लेकिन वेदांश उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आया था। उसके साथ उस टाइम वो प्यार से पेश आ रहा था। उसकी हर एक छुबन, उसकी हर एक किस प्यार से भरी हुई थी। लेकिन आज उसकी छुबन और उसकी वो हर किस नफरत बता रही थी, गुस्सा बता रही थी। अर्चना को उसका गुस्सा दिखा रही थी। वेदांश उसके सीने को छोड़कर उसके पेट पर आ जाता है और उसके पेट पर किस और वाइट करने लगता है। अर्चना की नावेल पूरी लाल हो गई थी। हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। वेदांश उसकी नावेल में अपनी इंडेक्स फिंगर डालकर घुमाता है, जिससे अर्चना को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और उसकी एक तेज चीख एक बार फिर उस कमरे में गूंज जाती है। वेदांश के हाथ अब अर्चना की साड़ी पर आ गए थे। वो एक झटके में उसकी साड़ी को खींचकर उसके बदन से अलग कर देता है। अर्चना कुछ भी नहीं कर रही थी। वह बेसुध सी उस बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू के कतरे बह रहे थे। वो एकदम ऊपर सीलिंग को देखे जा रही थी। वेदांश उसके पेटीकोट को भी निकाल कर उसके बदन से अलग कर देता है। वो एक बार फिर अर्चना के होठों पर आ जाता है और उन्हें किस करने लगता है।
वो उसे वैसे ही किस करते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। अब अर्चना अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्चना को आंखें बंद करते देखकर वो कड़क आवाज में बोलता है, ओपन योर आइज बेबी। लेकिन अर्चना अपनी आंखें नहीं खोलती। वेदांश फिर तेज आवाज में बोलता है, ओपन योर आइज बेबी, otherwise I will show you my real brightness today you see the real वेदांश ठाकुर। अर्चना अपनी आंखें खोल लेती है। वेदांश फिर से अर्चना के होठों पर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। करीब 2 मिनट बाद वो उसके होठों को छोड़कर खड़ा होता है। अर्चना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वेदांश उसके गालों को कस के पकड़कर अपनी तरफ उसके चेहरे को घुमाता है। अब अर्चना की नजर वेदांश के खुले सीन पर थी, लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी। वो वापस अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन वेदांश की पकड़ उसके जबड़े पर इतनी कसी हुई थी कि वो अपने चेहरे को भी इधर से उधर 1 इंच भी हिला नहीं पा रही थी। वेदांश उसके जबड़े को पकड़े हुए उसके सामने ही अपनी कपड़े उतारने लगता है। अर्चना के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, लेकिन वेदांश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। दोनों के ही कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। वेदांश एक बार फिर अर्चना के ऊपर आ जाता है और उसके पैरों पर किस करने लगता है। उसके पैरों पर किस करते हुए उसके नीचे तक आता है। वो एक नजर अर्चना को देखता है। चांद की चांदनी अब दोनों के निर्वस्त्र बदन पर पड़ रही थी। दोनों ही निर्वस्त्र थे। वेदांश पूरी तरीके से अर्चना के ऊपर झुकता है, जिससे अर्चना की एक तेज चीख निकल जाती है, जो उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्चना को बहुत ज्यादा दर्द होता था। वेदांश धीरे धीरे करके अपनी कमर हिला रहा था। अर्चना के आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक बार फिर से कड़क और डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है, ओपन योर आइज बेबी। वेदांश की इतनी डरावनी आवाज सुनकर अर्चना का पूरा बदन कांपने लगता है। वेदांश अभी भी अपनी कमर मूव कर रहा था। वो एक झटके में अर्चना को पलट देता है। अर्चना को एक तेज दर्द की लहर अपनी पीठ में दौड़ती महसूस होती है। उसका बदन पूरी तरीके से कांप रहा था। वेदांश के हाथ अर्चना की गोरी कमर पर थे। अब वेदांश नीचे था और अर्चना उसके ऊपर थी। वेदांश कड़क आवाज में बोलता है, नाउ आई एस योर टर्न, मूव योर बॉडी। अर्चना की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक बार फिर से वेदांश की कड़क आवाज उसकी कानों में पड़ती है, आई सेड मूव योर बॉडी। अर्चना उसकी इतनी डरावनी और कड़क आवाज सुनकर डर जाती है और धीरे धीरे अपनी कमर को हिलाने लगती है, लेकिन उससे बिल्कुल भी अपनी कमर हिलाई नहीं जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वेदांश खुद उसके ऊपर आ जाता है। करीब 6 घंटे बाद दोनों के ही बदन उस बड़ी ई से चल रहे कमरे में भी पसीने से भीगे हुए थे। अर्चना का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। वो आंखें बंद करके सो रही थी। वेदांश उसके बगल में आकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से दहक रही थी। SR मेंशन। देवांशी अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी। उसे अब और कमरे में नहीं बैठ जा रहा था। शौर्य भी नहीं था कमरे में, न ही मेंशन में। ये उसके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि जब भी शौर्य उसके आसपास होता था उसको सांस तक नहीं आती थी। वो सांस तक नहीं ले पाती थी। उसे शौर्य के आसपास होने तक से घबराहट महसूस होती थी। देवांशी अभी भी कमजोर थी। उसे अपने पूरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे करके अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो बाहर रेलिंग को पकड़ते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है। वो धीरे धीरे सीढ़ी उतर रही थी। वहां आसपास कोई भी नहीं था, जैसे कि उस मेंशन में कोई हो ही नहीं। एक भी सर्वेंट वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। रात काफी हो गई थी, शायद इसी वजह से वहां कोई भी सर्वेंट नहीं था। सभी लोग अपना काम करके सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। देवांशी धीरे धीरे कदमों से डाइनिंग टेबल की तरफ आती है। वो थक जाती है तो वही डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा खड़ी होती है और किचन की तरफ जाने लगती है। वो किचन में पहुंचकर फ्रिज खोलती है और उसमें से पानी की एक बोतल निकालकर वही गिलास में उस पानी को डालकर पी जाती है। वो उस पानी की बोतल को फ्रिज में रखती है और फ्रिज में कुछ ढूंढने लगती है। वो कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा था। वही कोई था जो देवांशी को घूरे जा रहा था। उसकी नजर हर पल देवांशी पर थी। देवांशी को इस बात का पता भी नहीं था। वो तो बस कुछ ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल रही थी।
देवांशी किचन से बाहर निकल आती है और अपने कदम वही बने एक कमरे की तरफ बढ़ा देती है। वो कमरा कॉरिडोर से होता हुआ बिल्कुल कोने में बना हुआ था, जहां पर कोई नहीं आता था। बस बहुत ही कम लोग थे जो उधर साइड आते थे, वो भी सिर्फ दिन में एक बार, और घर का कोई भी सदस्य उस जगह पर नहीं जाता था। सर्वेंट के अलावा कोई भी नहीं आता था। देवांशी धीरे धीरे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो उस कमरे को खोलती है। वो कमरा बहुत ही ज्यादा ठंडा था। वो एक कोल्ड स्टोरेज रूम था। देवांशी उस कमरे के अंदर चली जाती है। वो धीरे धीरे कदमों से उस कमरे के अंदर जाती है और वहां पर कुछ ढूंढने लगती है। वो वहां पर रखी हर अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ती है। उस अलमारी को देखकर देवांशी की आंखें चमक जाती हैं। वो बहुत जल्दी से उस अलमारी की तरफ अपने धीमे धीमे कदमों को बढ़ाती है। उस अलमारी में बहुत सारी आइसक्रीम रखी थी। सारी आइसक्रीम देवांशी की फेवरेट थी। देवांशी उनमें से एक आइसक्रीम का डब्बा उठा लेती है और अपने धीमे कदमों से उस जगह से बाहर निकलने लगती है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। वो दरवाजा खोलने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया हो। वो अंदर से आवाज भी लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि उस मेंशन में इस वक्त कोई भी नहीं था। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। एक तो वो पहले से कमजोर थी, ऊपर से वो एक कोल्ड स्टोरेज रूम था जहां बहुत ज्यादा ठंड रहती थी। वो ठंड के मारे अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने लगती है, लेकिन वहां उसका साड़ी का पल्लू भी काम नहीं आ रहा था। वो लगातार उस दरवाजे को पीट रही थी और आवाज लगा रही थी, लेकिन न ही कोई उसकी आवाज सुन रहा था, न ही उस दरवाजे की आवाज सुन रहा था। वो थककर धीरे धीरे हाथों से दरवाजे को दोबारा पीटने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला वहां नहीं था। वो उस दरवाजे से उठकर वहां इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, जैसे खुद को कवर करने के लिए कुछ सामान ढूंढ रही हो, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था। वही शौर्य उस मेंशन के अंदर आता है और सीधा अपने कमरे की तरफ लंबे कदमों से बढ़ जाता है। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि वहां देवांशी नहीं थी। वो जल्दी से कमरे में आकर चारों तरफ अपनी नजर दौड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी देवांशी नहीं दिखती है। वो बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और बाथरूम का गेट खोल कर देखता है। वहां भी देवांशी नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से में खुद से ही बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा इस मेंशन से भागने की कोशिश करो। लगता है कल वाली पनिशमेंट तुम भूल गई हो। दोबारा से तुम्हें उससे भी ज्यादा और बड़ी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तभी तुम्हारे अंदर शौर्य रंधावा का खौफ बैठेगा। हिम्मत तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वाइफी और लोगों की हिम्मत तोड़ना शौर्य रंधावा को अच्छे से आता है। इतना बोलकर शौर्य उस कमरे से बाहर निकल जाता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो उन्हें देखते हुए बोलता है, सॉरी अंकल। वो आदमी, जो कि शौर्य के अंकल थे, और वो वही थे जिन्होंने देवांशी को शौर्य से बचाया था जब शौर्य देवांशी के ऊपर एसिड फेंक रहा था। इनका नाम मानिक है। मानिक शौर्य को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ बेटा, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। शौर्य गुस्से में बोलता है, वो फिर से भाग गई। उसकी इतनी हिम्मत कि शौर्य रंधावा की कैद से भाग सके। शौर्य रंधावा अब उसका वो हाल करेगा कि वो कभी सोच भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर शौर्य अपने लंबे कदमों से वहां से जाने लगता है। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। वो मुस्कुराहट शातिर मुस्कुराहट थी। शौर्य वहां से जा ही रहा होता है, तभी उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और उसके कदम अचानक ही उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर देवांशी गई थी। उसे अजीब सा लग रहा था। उसे वहां पर खून के पैरों के निशान दिखते हैं। वो उन पैरों के निशान का पीछा करते हुए कोल्ड स्टोरेज की तरफ पहुंच जाता है। वह खून से बने पैरों के निशान उसी जगह आकर रुक जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। शौर्य कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे को हल्का साफ करता है। वो दरवाजा कांच का बना हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सब धुंधला धुंधला ही दिख रहा था। वो उस दरवाजे को जैसे ही खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वहां देवांशी बेहोश सी पड़ी हुई थी। वो ठंड से कांप रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो खुद को उस साड़ी के पल्लू में अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन वो खुद को कवर नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ना जाने वो यहाँ पर कितनी देर से थी और ऐसे बेहोश पड़ी थी। बेहोशी में भी उसे वैसे ही ठंड लग रही थी। शौर्य जल्दी से अपने लंबे कदमों से देवांशी की तरफ आता है और उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है। देवांशी अभी भी कांप रही थी। उसने अपना छोटा सा चेहरा शौर्य के सीने में छुपाया हुआ था। देवांशी का एक हाथ नीचे झूल रहा था। शौर्य के चेहरे पर हल्की शिकन दिख रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ अपने लंबे कदम बढ़ा देता है। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जा रहा था। वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ शौर्य और देवांशी ही थे। जहां देवांशी बेहोश थी, शौर्य उसे जल्दी से लेकर कमरे में जाता है और देवांशी को बेड पर लेटा देता है। वो जल्दी से एस बड़ी ऑफ कर देता है। देवांशी का शरीर पूरी तरीके से कांप रहा था। वो अभी भी कांप रही थी। शौर्य उसको ब्लैंकेट ओढ़ा देता है, लेकिन ब्लैंकेट का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी कांप रही थी और शौर्य उसके बगल में बैठकर उसके हाथ और पैरों को रब करने लगता है। वो उसे हित देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि देवांशी को इससे कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब शौर्य के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो जाकर देवांशी के दूसरी साइड बैठ जाता है और धीरे धीरे करके उसकी साड़ी के पल्लू को उसके बदन से अलग कर देता है। देवांशी को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और शौर्य उसके साथ क्या कर रहा है। वो बस बेसुध सी उस बेड पर लेटी हुई थी। उसका एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था, जिस पर शौर्य की नजर पड़ती है और वो तुरंत उसके उस हाथ को बेड पर रख देता है। वो धीरे धीरे करके अब देवांशी के ब्लाउज को उसके बदन से अलग कर देता है और उसकी साड़ी की प्लेट खोलने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी साड़ी की प्लेटों को खोल रहा था। वो उसकी साड़ी को भी अलग करके वही फर्श पर फेंक देता है और उसके पेटीकोट को भी उसके बदन से अलग कर देता है। अब देवांशी निर्वस्त्र शौर्य के सामने थी। शौर्य एक नजर उसे देखता है, फिर अपनी भी कपड़े उतारने लगता है। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, लेकिन उसकी नजर देवांशी पर थी, जिसके होंठ काले पड़कर ठंड की वजह से फड़फड़ा रहे थे। वो हल्के सफेद से पड़ने लगे थे, शायद ठंड की वजह से। शौर्य अपने भी कपड़े निकाल कर वही नीचे फर्श पर फेंक देता है और देवांशी के बगल में लेट जाता है। वो अपना एक हाथ देवांशी की कमर में डालता है और उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। वो दोनों के ऊपर उस मखमली कंबल को डाल लेता है। शौर्य के हाथ देवांशी के पूरे बदन पर चल रहे थे। आज पूरा चांद निकला हुआ था, जिसकी चांदनी दोनों के ऊपर पड़ रही थी। सफेद कंबल में लिप्ट हुए सिर्फ उन दोनों के चेहरे ही दिख रहे थे, जिसमें देवांशी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन शौर्य का चेहरा साफ दिख रहा था। शौर्य के हाथ लगातार देवांशी के पूरे बदन पर चल रहे थे। वो उसे हित देने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार उसके बदन पर अपने दोनों हाथों को चलाए जा रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो जिस्म आज एक हो रहे हो, दो जिस्म एक जान हो रहे हो। शौर्य के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। देवांशी के होठ लगातार अभी भी ठंड से फड़फड़ा रहे थे। शौर्य का गला सूखने लगता है। वो देवांशी के उन फड़फड़ाते होठों पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें प्यार से चूमने लगता है। वो बहुत ही प्यार से उसे चूमे जा रहा था। देवांशी बेहोशी में भी कांप सी रही थी, लेकिन शौर्य उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। वो लगातार उसके होठों को चूमे जा रहा था। वो पैशनेट के साथ उसे किस कर रहा था। करीब 15 मिनट की डीप किस के बाद वो उसके होठों को छोड़ देता है। अब देवांशी के होंठ पहले से थोड़े नॉर्मल हो गए थे। जहां उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे ठंड की वजह से और सफेद पड़ गए थे, अब वही उसके होंठ पहले की तरह वैसे ही चेरी जैसे हो गए थे। सुबह का वक्त, ठाकुर हवेली। रेदांश की आंख खुलती है। उसके सामने अर्चना का वही बेदाग मासूम सा चेहरा आ जाता है, जिसमें आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी और उसके चेहरे पर रेदांश की उंगलियों के निशान थे, जो कल उसने गुस्से में उसके गालों को दबाया था, उस वजह से आ गए थे। रेदांश एक तक उसके चेहरे को देखने लगता है। कल की बातों को याद करके एक बार फिर उसकी उन आंखों में गुस्सा उतर आता है। उसकी वह ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में अर्चना को वैसे ही वही छोड़कर सीधे बाथरूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम के अंदर रेदांश की आंखें गुस्से से अभी भी लाल थी। वह शावर ऑन कर देता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का ठंडा पानी उसके बालों से होते हुए उसके ऊपर गिर रहा था। पानी की बूंदें उसके बदन से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर रही थी। रेदांश अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर अपनी आंखें बंद किए हुए था।
वो शावर का पानी उसके बालों से होते हुए, उसकी आंख से होते हुए उसके सीने पर गिर रहा था और फिर उसके सीने से होता हुआ, उसकी वेस्ट से होता हुआ नीचे फर्श पर जा रहा था। वेदांश की आंखों के सामने एक बार फिर कल का सीन बिल्कुल किसी मूवी की तरह चलने लगता है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। वो अपने सिल्वर बालों पर अपने हाथ फेरकर उन्हें ऊपर की तरफ करता है। उसके सिल्वर बाल उसके माथे पर पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, जिन्हें वो अपने हाथों से ऊपर की तरफ कर रहा था। अभी भी शावर का पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वो शावर बंद कर देता है और अपने सी शॉप कमर पर वहां पर टंगी सफेद टॉवल को उठाकर लपेट लेता है। वो बाथरूम से बाहर निकलता है। उसकी नजर अर्चना पर पड़ती है, जो अभी भी वैसे ही सो रही थी। उसका चेहरा, उसके होंठ पूरी तरीके से पीले पड़ गए थे। लेकिन अर्चना को देखकर वेदांश को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे इग्नोर करके सीधा क्लोजेट में चला जाता है। अर्चना की धीरे धीरे करके आंखें खुलना लगती है। वो अपनी आंखें खोलती है। उसे एक बार फिर अपने पूरे बदन में दर्द महसूस होने लगता है। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलने लगते हैं। उसे अपने बदन में दर्द तो महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। सबसे ज्यादा उसे अपनी लोअर बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक बार उसकी रूह निकाल ली हो और दोबारा उसके बदन में रूह डाली हो। उसे ऐसा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी। उसकी नजर वही पीछे उस सफेद चादर पर पड़ती है, जिसमें रेड स्टेन थे। अर्चना से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने कदम बेड से नीचे जैसे ही रखती है और खड़ी होती है, उसके पूरे बदन में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जैसे तैसे अपने दर्द को कंट्रोल करती है और वहां रखे सामान और दीवार के सहारे से बाथरूम की तरफ जाने लगती है। अर्चना जैसे तैसे करके बाथरूम तक पहुंचती है। वो धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे कदमों से अंदर की तरफ जाने लगती है। उसके कदम उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। वो दीवार को पकड़कर अंदर की तरफ जा रही थी। उसने अपना पूरा वजन दीवार के ऊपर डाल रखा था। उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। चलने तक की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो बाथरूम के अंदर जाती है। वहां एक लंबा सा शीशा लगा हुआ था, जिसके सामने वो खड़ी हो जाती है। उसने खुद को अपनी जमीन पर पड़ी हुई ब्लू कलर की साड़ी में लपेटा हुआ था। वो उस साड़ी को खुद से अलग कर देती है। अब वह पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी। उसका वो देह वस्त्र प्रबंधन शीशे के सामने दिख रहा था। वो खुद को शीशे में देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसके बदन में चोट पहुंचाने और काटने के निशान थे। वो सारे निशान नीले पड़ गए थे। उसके साथ कल रात जो हुआ, वो दरिंदगी का सबूत दे रहे थे। खुद की ऐसी हालत देखकर वो पूरे तरीके से कांप जाती है। एक बार फिर उसके बदन में कपकपी दौड़ने लगती है। उसका बदन पूरी तरीके से कांप रहा था। अपनी आंखों से अपनी ये हालत देखकर वो आंसू बहाने लगती हैं। वो लगातार रोते जा रही थी। उसके आंसू उसकी उन क्रिस्टल ब्लू आईज से बह रहे थे। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो धीमे कदमों से दीवार के सहारे शावर के नीचे आकर खड़ी हो जाती है और शावर का पानी ऑन कर देती है। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वो वही दीवार के सहारे टिककर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। उसने अपने चेहरे को अपने घुटनों में छुपाया हुआ था और खुद को सिकोड़ कर बैठी थी। वो खुद में पूरी तरीके से समा जाना चाहती थी, ताकि उसे कोई कभी भी न देख पाए। उसके कली घुंघराले बाल नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे। उसके बाल फेस तक आ रहे थे। उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे थे। वो लगातार रोते जा रही थी। शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, जिससे उसकी वो बड़ी बड़ी पलकें पानी और रोने की वजह से भीग जाती है और बड़ी दिखने लगती हैं। शावर का ठंडा पानी गिरने से उसे राहत तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। बस उसके आंसू उस पानी में खुलकर बह रहे थे। करीब 1 घंटे बाद वो वहां से खड़ी होती है और शावर को बंद करके वहां टंगा पिक बाथरोब उठाकर पहन लेती है। उससे अभी भी चला नहीं जा रहा था। वो धीमे धीमे कदमों से दीवार के सहारे चल रही थी। वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। उसे अपनी कमर में, अपनी लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे करके बाथरूम से बाहर निकलती है। एक बार फिर उसकी नजर बेड पर जाती है, जहां अभी भी वही चादर बिछी हुई थी और उसमें रेड स्टेन लगे हुए थे। वो धीरे धीरे कदमों से बेड के पास जाती है और बेड से वो चादर उठाकर अंदर क्लोजेट में ले जाकर डाल देती है। वो क्लोजेट में देखती है, जहां बहुत सारी साड़ियां थी, तो वही वहां पर कुछ सूट भी रखे हुए थे।
वो उनमें से एक सफेद कलर का सूट उठाकर पहन लेती है। उसे सूट के आस्तीन फुल स्लीव्स थे, जो उसके पूरे हाथ को ढक रही थी। उसे सूट की कुर्ती का गला हाई नेक का था, जिससे उसकी गर्दन नहीं दिख रही थी। उसने आज अपने उन काले घने घुंघराले बालों को खुला ही छोड़ रखा था। उसने अपने हाथों में भर भर के वो लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। वो शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए खुद से बोलती है, नहीं अर्चना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोना है और तुम बिल्कुल भी नहीं रो सकती तारा के लिए। अगर उसने जरा से भी तुम्हारी आंखों में आंसू देख लिए तो पूरी हवेली सर पर उठा लेगी। वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी, राजा साहब को भी नहीं छोड़ेगी। उसको गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाएगा, जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा, और वो हमें यहाँ भी नहीं रहने देगी। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी बहन को कोई तकलीफ दे। वो अपनी आंखों में आए उन आंसुओं को पोंछ लेती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। वो जल्दी तैयार हो जाती है। वो खड़ी होती है। उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने दर्द को इग्नोर करके सीधे बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर जाने लगती है। वो किसी को यह नहीं बताना चाहती थी कि कल रात उसके और रेदांश के बीच में क्या हुआ है। रेदांश ने तो अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी कल, पर पता नहीं क्या हुआ था उसे, क्यों था वो इतना गुस्से में, क्या था उस फाइल में, क्यों उस फाइल को देखकर आया रेदांश को इतना गुस्सा। उसने कल रात दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। अर्चना धीमे कदमों से वहां से नीचे आ जाती है। नीचे सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन सबको ऐसे बैठे देखकर अर्चना अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाती है और नीचे जाकर उदय ठाकुर के पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम करती है। उसने इस वक्त अपने सर पर अपने सूट का दुपट्टा रखा हुआ था। शादी के बाद उसने पहली बार आज सूट पहना था, वरना जब से वो यहाँ शादी करके आई थी हमेशा सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती थी। अर्चना आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसे रेदांश कहीं भी नहीं दिखा। उसकी नजरें रेदांश को ही ढूंढ रही थी। रेदांश को वहां न देखकर अर्चना एक राहत की सांस लेती है। अर्चना की नजरें रेदांश को ढूंढ रही थी, ये बात देव अच्छे से समझ जाता है। वो अर्चना को देखते हुए बोलता है, भाभी, भाई तो सुबह ही ऑफिस चले गए, उन्हें बहुत ज्यादा काम था आज ऑफिस में, इसलिए वो चले गए। आप चिंता मत करें, भाई आ जाएंगे। देव की बात सुनकर अर्चना थोड़ा हड़बड़ा जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे बोला ही नहीं जा रहा था। एक तो उसे अपने दांतों में इतना दर्द हो रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो इतना लेट आई थी कि अब तक तो उन लोगों ने आधा नाश्ता भी कर लिया था। अर्चना भी जरा सा नाश्ता करती है। उसका नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सबको दिखाने के लिए वो थोड़ा सा नाश्ता कर लेती है। तारा लगातार उसे ही देखे जा रही थी। अर्चना वहां से उठ जाती है और सारी प्लेट्स उठाकर किचन की तरफ चली जाती है। अर्चना को किचन की तरफ जाता देखकर तारा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अर्चना वो सारी प्लेट्स वही स्लैब पर रख देती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, तारा को अपने पीछे देखकर थोड़ा सा डर जाती है। वो उसे घूरते हुए बोलती है, ये क्या हरकत है बिट्टू, आपने तो हमें डरा ही दिया। तारा अपनी आंखें छोटी छोटी करके अर्चना को देखते हुए बोलती है, आपकी हमें इज्जत देने की कोई खास वजह। फिर अपने चेहरे पर फिक्र लाते हुए बोलती है, दीदी आप ठीक तो है ना, आप हमें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। अर्चना अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लाते हुए बोलती है, हाँ बिट्टू, हम ठीक हैं, हमें क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपके सामने खड़े हैं। तारा उसे घूरते हुए बोलती है, अच्छा तो फिर आपने ये सूट क्यों पहन रखा है? आपको सूट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आपको तो साड़ियाँ पहनना पसंद है ना। तारा की बात सुनकर अर्चना बोलती है, कभी कभी इंसान को अपनी पसंद बदलना पड़ती है और नई चीजें ट्राई करनी पड़ती है। हाँ, हमें साड़ियाँ पसंद है। राजा साहब ये सूट इतने प्यार से हमारे लिए लाए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम ये सूट पहने। उसकी आंखें बिल्कुल खाली वीरान थी। उसकी आंखों में एक भी इमोशंस नहीं था। वो बस अपनी खाली आंखों से देख रही थी। तारा आगे कुछ बोलती, तभी उसके कान में देव की आवाज पड़ती है, जो वहीं गेट से टिक कर खड़ा था। देव को वहां खड़ा देखकर तारा थोड़ा हड़बड़ा जाती है। वह खुद से ही बोलती है, कहीं प्रोफेसर ने हमारी बात तो नहीं सुनी, फिर से हमें परेशान करेंगे। हे दुर्गा माँ, आज बचा लो हमें इनकी पनिशमेंट से, अल्लाह हमारा क्या होगा। देव एक बार फिर तेज आवाज में बोलता है, हमें यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, अगर आपका हो गया हो तो चले, हम आपकी वजह से लेट नहीं होना चाहते हैं। अर्चना तारा को देखते हुए बोलती है, बिट्टू तुम्हें सच में कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने में लेट हो रहा है,
चलो जल्दी से जाओ, अपना बैग लेकर आओ और सीधे देव के साथ जाओ। जल्दी से, 5 मिनट है तुम्हारे पास। देव अपनी तेज आवाज में बोलता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ SR मैंशन, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर आकर पड़ती है। वो सूरज की किरणें उसकी नींद में दखलंदाजी कर रही थी। वो अपना चेहरा बार बार इधर उधर घुमा रही थी, जिससे उसकी नींद हल्की कच्ची हो जाती है। उसे अपनी बॉडी किसी टाइट चीज में जकड़ी हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांध दिया हो या फिर किसी चीज में जकड़ दिया हो। उसे किसी के हाथ अपने बदन पर रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। उसे जैसे ही ये महसूस होता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांप जाती है। उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। उसकी लवेंडर ब्लू आइज के सामने शौर्य का मासूम सा चेहरा आ जाता है, जो सो रहा था या फिर सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सो रहा है। अगर वो सो रहा था, तो फिर उसके हाथ देवांशी के बदन पर कैसे चल रहे थे? देवांशी एकटक शौर्य के चेहरे को देखने लगती है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी लवेंडर आइज तो शौर्य के चेहरे में जाकर ही टिक जाती है। शौर्य जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसे देवांशी की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। वो आराम से वैसे ही लेटा हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ देवांशी की कमर पर कश्ती जा रही थी। उसके हाथ देवांशी के पूरे बदन पर चल रहे थे। देवांशी को अपने बदन में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि शौर्य के हाथ उसकी खुली पीठ पर चल रहे हैं। ये महसूस करते ही देवांशी की आंखें बड़ी बड़ी फैल जाती हैं। वो अपने हाथ शौर्य के सीने पर रखती है, उसे अलग करने के लिए, तो एक बार फिर उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुद से ही बोलती है, ये इनके तो। वो ढंग से बोल ही नहीं पा रही थी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, इनकी तो शर्ट ही नहीं है, हमारे भी कपड़े नहीं है, क्या उन्होंने हमारा बेहोशी में होने का फायदा उठाया है? हमारे साथ फिर से वही सब किया है। क्यों? अब तो हमने कुछ किया भी नहीं। हम तो शौर्य से भी बात नहीं करते, न ही हमने भागने की कोशिश की थी, तो फिर हमारे साथ फिर से वही सब क्यों किया है? उसकी पकड़ उस मखमली कंबल पर कस जाती है। वो शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है। वो जितना भी शौर्य को खुद से दूर कर रही थी, उतना ही शौर्य उसे खुद के करीब कर रहा था। दिखाने के लिए तो वो अपनी आंखें बंद किए हुए था और सोने का नाटक कर रहा था, पर असल में तो बहुत पहले ही उठ गया था, देवांशी से पहले ही, और बस एकटक उसे ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही देवांशी की आंख खुलती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने का नाटक करने लगता है। देवांशी अपना चेहरा ऊपर करके उसे देखते हुए बोलती है, क्यों क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? दूर हुए हमसे, छोड़े हमें। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेहोशी में हमारा फायदा उठाने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ वो सब फिर से करने की? आप थकते नहीं हैं? वो सब बार बार हर बार हमारे साथ करके, आप मर्द होते ही ऐसे हैं, जो लड़कियों को कमजोर समझकर उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उन्हें अपनी मर्दांगी दिखाते हैं। पर असल में आप लोग मर्द नहीं, नामर्द होते हैं, जो लड़कियों की बेबसी का फायदा उठाते हैं। आपने फिर हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शौर्य, जिसका चेहरा अभी शांत था, देवांशी की बातें सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। पहले से ही उसकी आंखें लाल थी और जब लाल होती थी, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगता था। देवांशी जैसे ही उसकी आंखों में देखती है, उसका पूरे बदन में एक सरसरी सी दौड़ जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है शौर्य से। वो खुद से ही बोलती है, हे दुर्गा माँ, हमने ये क्या कर दिया? हमने एक सोते हुए शेर को जगा दिया। लोग बोलते हैं, मुसीबत हमारे पास ना आए, लेकिन हम बोलते हैं, आ बेल, मुझे मार, और हम खुद ही मुसीबत के पास चले जाते हैं। हर बार हम मुसीबत को खुद ही दावत देते हैं। अभी हमारे साथ क्या करेंगे? शौर्य देवांशी को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। उसके हाथ देवांशी के हाथों में थे। उसने अपनी उंगलियां देवांशी की उंगलियों में फंसाई हुई थी और देवांशी के हाथों को वही उस बैग पर दबाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की? हमने कल तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, पर अब हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो इल्जाम तुमने हमारे ऊपर लगाया है, उस इल्जाम को सच में तो साबित करना होगा, वरना वो इल्जाम सच्चा कैसे रहेगा? और वैसे भी अभी हम इस पोजीशन में है कि हम दोनों साथ में कुछ भी कर सकते हैं, और इस बार हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। हम लोग सब कुछ एक बार फिर से करते हैं और इस बार सब कुछ अच्छे से होगा, बिल्कुल परफेक्ट, और हम इसे अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं की है।
तो हम आज करेंगे मॉर्निंग एक्सरसाइज। तुम्हें पता ही होगा मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद कितनी एनर्जी आ जाती है इंसान की बॉडी में। तो हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। वाईफाई अब माहौल भी है, बेड भी है, कंबल भी है और हमारे बदन पर हमारे कपड़े भी नहीं है। तो हम तो वो सब कुछ फिर से कर सकते हैं जो कल रात हम नहीं कर पाए। वो इंटेंस नजरों से देवांशी को देखते हुए बोल रहा था, लेकिन देवांशी को तो शौर्य की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके अंदर डर की लहर दौड़ने लगती है, वह कांपने लगती है। शौर्य उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, आई वांना FHCK विद यू। वो अपनी गहरी सांसें देवांशी की गर्दन में छोड़ रहा था, जिससे वो पूरी तरह से सिहर जाती है। शौर्य देवांशी से अलग हो जाता है। वो जैसे ही देवांशी से अलग होकर खड़ा होता है, देवांशी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। शौर्य उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। शौर्य देवांशी को देखते हुए बोलता है, हम तुम्हारे जैसी उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में तुम हो। देवांशी को शौर्य की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। वो अपनी आंखें खोलकर शौर्य को देखने लगती है। शौर्य ने अपनी अपर बॉडी में तो कुछ नहीं पहना था, लेकिन नीचे उसने अपना पैंट पहना हुआ था। देवांशी जरूर इस वक्त निर्वस्त्र थी। उसने कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि शौर्य ने धीरे धीरे करके उसके बदन से उसके कपड़ों को अलग किया था और उसे इस हाल में छोड़ा था। देवांशी शौर्य को कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि इस इंसान का कुछ भी भरोसा नहीं था, वो कब क्या करता है। देवांशी खुद से ही बोलती है। उसे शौर्य पूरी तरीके से सनकी लगता था। वो हमेशा हर वक्त उसे टॉर्चर करता रहता था और बोलता था कि उसे उसके घर वालों के किए की सजा मिल रही है। गलती तो उसके घर वालों ने की थी, पर सजा उसको मिल रही है। पर गलती तो उसने नहीं की थी ना, तो सजा उसे क्यों मिल रही है। वो खुद से ही बोलती है, हमारी क्या गलती है इसमें, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं किस चीज के लिए हमारे घर वालों से नफरत करते हैं, पर फिर भी आप हमें वो सजा दे रहे हैं। सोचते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शौर्य के दिए जख्मों की वजह से उसे अभी भी अपने बदन में दर्द हो रहा था। शौर्य उसे देखे बिना बाथरूम के अंदर चला जाता है। देवांशी जल्दी से खुद को उस ब्लैंकेट से कवर कर लेती हैं। उसे शौर्य के सामने ऐसी हालत में खुद को देखकर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। हाँ, माना कि वो पहले भी फिजिकल हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को उस कंडीशन में देखा है, लेकिन देवांशी कभी भी उसे नहीं देख पाती थी। वो हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेती थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आती थी। पर शौर्य, जो बेशर्म की तरह उसके साथ वो सब करता रहता था और उसे ऑफिशियल में दिखाता रहता था। थोड़ी देर बाद शौर्य बाथरूम से बाहर निकलता है और सीधे क्लोजेट के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही क्लोजेट के अंदर जाता है, देवांशी जल्दी से वहां से उठती है और शौर्य की वही पड़ी शर्ट को पहन लेती है जो उसके थाई तक आ रही थी। शौर्य क्लोजेट के अंदर पूरी तरीके से नहीं गया था, सिर्फ देवांशी को दिखाने के लिए गया था। वो अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए बोलता है, You are looking so hot in my white shirt, but when I remove this shirt you are looking as sexy and this is my right to remove my shirt in your body. शौर्य की आवाज सुनकर देवांशी, जो वहां से जा रही थी, उसके पैर वहीं थम जाते हैं, जैसे उसके पैर वहीं जम गए हो। उसके पैर एक इंच भी इधर से उधर नहीं हिल रहे थे। उसे शौर्य की आवाज सुनने तक से डर लग रहा था, अब उससे शौर्य की विजन से भी डर लगता था। शौर्य की करीबी से भी डर जाती थी, कांप जाती थी। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती थी, लेकिन शौर्य को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। वो तो चाहता ही था कि देवांशी उससे डरे। उसकी आंखों में खुद के लिए डर देखना चाहता था, क्योंकि अब उसे डर देवांशी की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। देवांशी के पैर, जो वहां थम गए थे, उसे शौर्य के कदमों की आहट अपने करीब आती सुनाई देती है। वो वहां से ऐसे भागती है जैसे वो वहां थी ही नहीं। अगर वो एक पल के लिए भी वहां रुकती, तो शौर्य जो छोड़ने को बोला था वो उसके साथ कर सकता था। उसे इस पर अपने दर्द की भी परवाह नहीं हुई थी। उसे अपने बदन में कितना दर्द महसूस हो रहा है, वो बस शौर्य से दूर जाना चाहती थी। वो जल्दी से बाथरूम के अंदर घुसकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। शौर्य के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। देवांशी अंदर जाकर गहरी सांस लेती है। उसकी सांसें जैसे मानो रुक सी गई थी। वो गहरी लंबी सांस ले रही थी। वो खुद से ही बोलती है, देखो बेटा, तुम्हें सरवाइव करना है, तुम्हें जिंदा रहना है। दुर्गा माँ ने तुम्हें एक बार दोबारा जिंदगी जीने को दी है और तुम्हें इस जिंदगी में अपनी फैमिली का पता लगाना है।
अपने घर वालों को पता लगाना है और ये भी पता लगाना है कि हब्बी के साथ क्या हुआ था। क्यों वो हमारी फैमिली से इतनी नफरत करते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी मोहब्बत को, हमारे प्यार को अपने जूतों के तले रौंद दिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी। देव और तारा आज फिर साथ में यूनिवर्सिटी आए थे। तारा को तो वैसे भी लोगों की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो करना है वो करके ही रहती थी, चाहे कोई उसके बारे में कैसी भी बातें करे। आज भी जब वो लोग साथ में आए तो स्टूडेंट जितने भी वहां थे, सब देव की कार को वाहन पार्किंग एरिया में रुकते हुए देखते हैं। वहां खड़े स्टूडेंट, जो हमेशा देव और तारा की ही बातें करते रहते थे, उनमें से एक लड़की बोलती है, देखना, आज भी वो स्कॉलरशिप में पास हुई लड़की प्रोफेसर के साथ आई हुई होगी और उन पर डोरे डाल रही होगी। मैं बोल रही हूँ कि प्रोफेसर और उस तारा का जरूर चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम लोग हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। एक बार मेरी बात का विश्वास तो करना। गाड़ी के अंदर से अभी तक कोई बाहर नहीं निकला था। वो लड़की दोबारा बोलती है, देख लेना, जब वो तारा बाहर निकलेंगी, अपने कपड़े ठीक कर रही होगी और अंदर जरूर प्रोफेसर और तारा के बीच में कुछ हो रहा होगा। तभी तो दोनों अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम सिया था, कहने को तो स्टूडेंट के साथ ही रहती थी, लेकिन उसे तारा अच्छी लगी। उसे तारा का नेचर, उसका बेबाक अंदाज ये अच्छा लगता था। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अपने ही दोस्तों के चक्कर में वो आज तक उससे दोस्ती नहीं कर पाई थी। वो उसकी बात पर अपना सरनामे हिला देती है। वही देव की कार के अंदर, देव गुस्से में लगातार तारा को घूर रहा था और तारा गेट से चिपक कर दुबक कर बैठी थी, बिल्कुल एक छोटी बिल्ली की तरह। जैसे एक बिल्ली डर के मारे दुबक कर बैठ जाती है, वैसे ही तारा भी एक बिल्ली की तरह डर के मारे गेट से चिपक कर दुबक कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि देव लगातार गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। बहुत देर तक जब देव कुछ नहीं बोलता है, तो तारा थोड़ा डरते हुए बोलती है, प्रोफेसर प्रोफेसर, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये तो आप हमें बता दे, आपको क्या बोलना है, या फिर ये गेट खोल दे तो हम जा सके, हमें हमारी क्लास के लिए लेट हो रहा है। देव बिल्कुल उसके करीब आ जाता है और गेट पर अपने हाथ रख देता है। वो तारा को अपने हाथों के बीच में कैद करते हुए बोलता है, पहली बात, तुम्हारी पहली क्लास हम लेते हैं। दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात को नकारने की? हमने बोला था ना, भाभी और भाई के बीच में मत आओ, उनके बीच में गलत फैमिली पैदा करने की कोशिश मत करो। भाभी और भाई दोनों एक साथ बहुत खुश है, लेकिन नहीं, तुम्हारे इस छोटे से मटर जैसे दिमाग में यह बात घुसती कहाँ है, जब तक तुम्हें अलग तरीके से समझाया ना जाए। तुमसे लास्ट टाइम बोल रहे हैं कि उन दोनों के बीच नहीं आना, वरना तुमने अभी देव ठाकुर का असली रूप देखा नहीं है। जिस दिन हमारा असली रूप देख लोगी ना, उस दिन हमसे इतना डरोगी कि 4 मील दूरी से हमें देख कर के 100 मील की दूरी तय कर लोगो। देव ने अपनी बात बहुत ही अजीब तरीके से बोली थी। वो कुछ डरावनी वे में, तो कुछ क्रीपी वे में बोल रहा था। तारा उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने गले में आए थूक टिकते हुए बोलती है, क्यों, क्या आप कहीं के मॉन्स्टर है क्या, या फिर ड्रैगन है, या फिर ड्रैकुला वैम्पायर आग निकालने वाले ड्रैगन है? देव उससे दूर होकर कार का एक बटन प्रेस करते हुए बोलता है, कुछ ऐसा ही समझना। इतना बोलकर वो कार से बाहर निकल जाता है। कार से बाहर निकलकर अपने कोट को ठीक करने लगता है। तारा भी जल्दी से कार से बाहर निकल आती है और अपने बालों को ठीक करने लगती है। उसके चेहरे पर पसीना था, जिससे वो साफ कर रही थी और अपने पिछले बालों को ठीक कर रही थी, जो देव के इतने करीब आने से और तारा के डर जाने से बिगड़ गए थे। वही, जो स्टूडेंट उनके बारे में बात कर रहे थे। कार का गेट खुलने से वो लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। वो लड़की दोबारा से बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि वो लोग अभी कार से बाहर निकलेंगे तो खुद के कपड़ों को ठीक करेंगे। पक्का कार में उनके बीच में कुछ तो हुआ है, या तो किस हुई है, या फिर किसके आगे भी कुछ और हुआ है, या। उस लड़की को चिल्लाते हुए बोलती है, जानवी, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में यही बातें आती रहती हैं क्या? इन बातों से अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी तो इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आओगी। शाम का वक्त, ठाकुर हवेली। अर्चना अपने कमरे में बैठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका ब्लाउज सिमरी था और उस ब्लाउज का गला वी शेप नेक का था, जिससे उसकी हल्की क्लीवेज दिख रही थी। उसका साड़ी का पल्लू फैला हुआ नहीं था, बिल्कुल एक पट्टी की तरह था और वो उसके कंधे में रुका हुआ था, जिससे उसकी गोरी पतली कमर पूरी की पूरी दिख रही थी।
उसका ब्लाउज बैकलेस था, जिससे उसकी पूरी बैक भी दिख रही थी और उसका वह काला तिल भी साफ साफ दिख रहा था। अर्चना को ऐसी साड़ियां पहनने की आदत नहीं थी, पर वो साड़ी रेदांश लेकर आया था और उसने वो जबरदस्ती अर्चना को देते हुए बोला था, आज हमें किसी पार्टी में जाना है और तुम्हें यही साड़ी पहननी होगी। उसने ये बात इतनी डरावनी आवाज में बोली थी कि अर्चना, जो अभी सोच रही थी, वो फिर से कांप जाती है। उसने अपने काले घने घुंघराले बालों को पूरा खुला रखा हुआ था। उसने बिल्कुल लाइट मेकअप किया था, अपने चेहरे पर और सिर्फ डार्क मैरून लिपस्टिक लगाई हुई थी और माथे के बीच में एक छोटी सी बिंदी लगाई थी। वो अपनी पलकों पर मस्कारा लगा रही थी। वो अब पूरी तरीके से तैयार थी, पर कमी तो थी किसी चीज की। वो वहां ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी को उठाती है और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगा लेती है। वो रेदांश का दिया हुआ मंगलसूत्र पहन लेती है। उसने अपने हाथों में भरकर लाल चूड़ियां पहनी हुई थी और एक डायमंड की रिंग भी पहनी थी, जो शायद आज ही रेदांश ने उसे ला कर दी थी। उसे अभी भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो खुद को शीशे में देख रही थी। उसकी पूरी पूरी कमर दिख रही थी। वो अपने पल्लू को नीचे करके अपनी कमर को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पल्लू तो एक ही पट्टी का बना हुआ था और नीचे खिसक नहीं रहा था। उसकी नज़र खुद की कमर पर पड़ती है, जिस पर कल के रेदांश के दिए हुए हैवानियत के निशान दिख रहे थे। अर्चना ड्रेसिंग टेबल से कंसीलर उठाती है और उन निशानों पर लगाने लगती है, लेकिन वो अब उसकी पूरी कमर को अलग दिखा रहा था, इसलिए वो उस कंसीलर को अपनी पूरी कमर पर लगा लेती है। वो कंसीलर उसकी पूरी स्किन से मैच कर रहा था। उसके वो सारे निशान भी ढक गए थे, जिससे उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी कि कोई उसे पहचान सके, खासकर उसकी बहन तारा, क्योंकि वो बिल्कुल एक जासूस की तरह थी, जो हर वक्त उसकी जासूसी करती रहती थी। अर्चना की नज़र अपने हाथों पर पड़ती है, जिस पर रेदांश की उंगलियों के निशान थे। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों पर भी कंसीलर अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर लेती है, जिससे वो निशान भी छुप जाते हैं। अब अर्चना पूरी तरीके से तैयार थी। वो दिखने में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं था। वो दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। बस कमी थी तो उसके चेहरे में मुस्कुराहट की, जो शायद अब गायब हो गई थी। वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी। तभी वहां पर रेदांश आ जाता है, जिसने ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था। वो हर वक्त ब्लैक ही तो पहनता था, जैसे ये ब्लैक कलर ही उसकी जिंदगी है और उसकी जिंदगी की हकीकत भी। पर उसकी जिंदगी में अब रंग भरने अर्चना आ गई थी, लेकिन शायद उसने अपनी काली जिंदगी की वजह से अर्चना को भी तकलीफ दे दी। रेदांश दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी वो ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें चमक रही थी। उसके वो सिल्वर बाल उसके माथे पर हमेशा की तरह थे और उसके माथे को चूम रहे थे। उसने अपने एक हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी और पैरों में ब्रांडेड ब्लैक शूज पहने हुए थे, जो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहे थे। उसके चेहरे पर पहले जैसा ही गुरूर था। उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। वो अर्चना को एक नज़र देखकर बाहर जाने लगता है। अर्चना भी उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है, क्योंकि जब से रेदांश कल से ऑफिस से घर आया था, वो बहुत ही अलग बिहेव कर रहा था। पहले उसने अर्चना के साथ इतनी बेदर्दी से सलूक कर अपनी सारी हदें पार कर दी उसके साथ, और फिर सुबह वो बिना उसे कुछ बोले ऑफिस चला गया और ना ही नाश्ता किया, वरना वो हमेशा अर्चना के हाथ का बना नाश्ता ही करके जाता था। लेकिन आज नहीं किया। वो शाम को आकर अर्चना के हाथ में वो साड़ी थमाते हुए बोला, आज किसी पार्टी में जा रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था अर्चना के साथ, जो कि अर्चना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्चना भी अपने कमरे से निकलकर रेदांश के पीछे पीछे आ रही थी। वहीं बाहर से तारा और देव गेट से अंदर आ रहे थे। वो आज लेट हो गए थे, क्योंकि एक हफ्ते बाद तारा का डांसिंग कंपटीशन था, जिसके लिए तारा यूनिवर्सिटी में रिहर्सल कर रही थी। देव यूनिवर्सिटी में अपने कैबिनेट में बैठकर अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो तारा को वहां अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था। उसकी जिम्मेदारी थी तारा को यूनिवर्सिटी लेकर जाना और शाम को अपने साथ यूनिवर्सिटी से घर लेकर आना। इसीलिए वो भी देर से तारा के साथ ही हवेली आया था। वो दोनों जब अंदर आते हैं, तो तारा की नज़र सीढ़ियों से आते हुए रेदांश और अर्चना पर पड़ती है। अर्चना को देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। देव भी अर्चना को देखता है, फिर उसकी नज़र तारा पर पड़ती है, जिसका मुंह खुला था। वो उसके चिन पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है, व्हाट हैपन? एड ऐसे भाभी को क्यों देख रही हो? वो वैसे ही अर्चना को देखते हुए खोई सी बोलती है, दीदी तो बिल्कुल चेंज हो गई, कितनी हॉट लग रही है।
ये तो बिल्कुल भी उनका टाइप नहीं था, ये हमेशा बनारसी साड़ी में रहती थी। अब तो हमारी दीदी बिल्कुल हॉट बन गई है। तारा को रियलाइज होता है कि वो ये बात किसके सामने बोल रही है। वो जल्दी से अपने होश में आ जाती है। अब तक अर्चना भी उनके पास आ गई थी। वेदांश बिना किसी से कुछ बोले बाहर की तरफ जाने लगता है। अर्चना भी बाहर जा रही थी। फिर रुककर पीछे मुड़कर तारा के पास आकर बोलती है, हम बाहर जा रहे हैं और तुम डिनर करके शांति से जाकर सो जाओगी, न ही फोन चलाओगी और ना ही किसी से बात करोगी, चुपचाप से सोआगी, समझी। फिर देव को देखते हुए बोलती हैं, आप ही डिनर करके सो जाइएगा और प्लीज तारा को अकेले छोड़कर मत जाइएगा हवेली में। उसके चेहरे पर तारा के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। भाभी डोंट वरी, हम आपकी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए और आराम से जाकर एंजॉय करें। अर्चना दोनों को देखकर हल्का मुस्कुरा देती है और बाहर चली जाती है। वेदांश तब तक कार में बैठ चुका था और अर्चना के ही आने का इंतजार कर रहा था। अर्चना पीछे का गेट खोलकर बैठने को होती है कि उसके कानों में वेदांश की कड़कती आवाज पड़ती है, हमने तुमसे पहले भी कहा है, हम तुम्हारे कोई ड्राइवर नहीं है जो हमेशा जाकर पीछे बैठ जाती हो, आगे बैठो। वेदांश की इतनी डरावनी और तड़पती आवाज सुनकर अर्चना एक पल के लिए डर जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा था। वो कंट्रोल करके आगे का गेट खोलकर बैठ जाती है। वेदांश की कार वहां से हवा से बातें करते हुए निकल जाती है। वही हवेली के अंदर तारा सीढ़ियों से जाकर गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। वही देव अपने रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद तारा फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। उसने हाफ पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो शर्ट उसके कंधे से थोड़ी सी नीचे को खिसक रही थी। उसने अपने बालों का हाई पोनी बांधा हुआ था और बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। वो सीधे किचन के अंदर चली जाती है। किचन में देव कुछ कर रहा था। वो गैस के पास खड़ा होकर शायद कुछ बना रहा था। उसने ब्लैक लोअर पहन रखा था, लेकिन अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। उसकी वो परफेक्ट बॉडी दिख रही थी। उसमें वो एट पैक एब्स, उसके बाइसेप्स, इतनी अट्रैक्टिव बॉडी जिसे एक पल के लिए तो तारा देखती ही रह जाती है। वो लगातार उसकी बॉडी को देख रही थी। देव को खुद पर किसी की आंखों की तपिश महसूस होती है। वो अपनी नजर उठाकर ऊपर देखता है, जहां तारा खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके दोबारा अपने काम में लग जाता है। देव धनिया कट कर रहा था। वो चाकू को चॉपिंग बोर्ड पर इतनी तेज से मारता है कि उसकी आवाज उसकी चिन्ह गूंज जाती है। उस आवाज की वजह से तारा अपने ख्यालों से बाहर निकलती है और देव की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वो देव के बिल्कुल पास खड़े होकर उससे बोलती है, प्रोफेसर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमें बताएं, आपको क्या खाना है, हम बना देते हैं। देव एक नजर तारा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। फिर बोलता है, कोई जरूरत नहीं है बनाने की, हम बना रहे हैं ना, और भाभी ने वैसे ही कहा है। तुम जब भी किचन में जाती हो तो खुद को ही जलाकर बाहर निकलती हो, और इस बार तुम जल गई तो फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगाओगी कि हमने तुम्हें जलाया है। तारा उसे घूरते हुए बोलती है, हम खुद नहीं जलते हैं, आपने ही हमें जलाया था, हमारा हाथ पकड़कर उस फ्राई पैन में रखा था। देव उसे इग्नोर कर देता है। तारा एक बार फिर उससे बोलती है, बताएं ना प्रोफेसर, हम बना देते हैं आपके लिए। देव बोलता है, चुपचाप से यही खड़ी रहो, हम बना रहे हैं। वो सब्जियों को काटते हुए बोल रहा था। तारा वही शांति से खड़ी होकर देव को देखने लगती है, जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन सब्जियों को काट रहा था। तारा कभी अपने होठों को राउंड राउंड घुमा कर उसे देखती तो कभी स्लैब से टिकर उसे देखने लगती। देव तारा की सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। अब तक उसने सारी सब्जियां काट ली थी। उन सब्जियों को वैसे ही छोड़कर देव अचानक ही तारा के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके दोनों साइड अपने हाथ रखकर एक घेरा बना देता है। तारा बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। वो बिना कुछ बोले उसकी तरफ झुकने लगता है। तारा ने भी अपने हाथ स्लैब पर रखे हुए थे। वो पीछे की तरफ झुक रही थी। देव उसके ऊपर झुकता ही जा रहा था। तारा हकलाते हुए बोलती है, प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये आप क्या कर रहे हैं? देव अपनी इंडेक्स फिंगर को उसके होठों के बीच में रखते हुए बोलता है, श श श श श श श श। तारा के होंठ जैसे चिपक जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। देव उसे देखते हुए बोलता है, अब हमारा डिनर करने का मन नहीं है, हमें कुछ और खाना है। तारा उसकी बात से उसे कंफ्यूजन से देखते हुए बोलती है, आपको कुछ और खाना है, पर क्या खाना है? वो अभी भी कंफ्यूजन में उसे अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देख रही थी। हमें तुम्हें खाना है,
आई विल ईट यू कम्प्लीटली। इतना बोलकर वो उसकी गर्दन पर चॉकलेट सिरप डाल देता है और उस पर अपने होठों को रख देता है। वो उस चॉकलेट सिरप को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वो चॉकलेट सिरप फिसलता हुआ तारा की क्लीवेज पर आ जाता है। देव भी उस चॉकलेट सिरप को लिक करते हुए अपने टंग को उसके क्लीवेज तक ले आता है और उसकी शर्ट के अंदर अपनी टंग डालकर उस चॉकलेट सिरप को लिक करने लगता है। तारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। घबराहट के मारे उसका सीना कांपने लगता है, जिससे वो हल्का ऊपर नीचे हो रहा था। देव ऊपर जाकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेता है। वो उसके उस जुड़े को खोल देता है। तारा के घुंघराले काले लंबे घने बाल, जो बिल्कुल अर्चना की तरह ही थे, बस उससे थोड़े छोटे थे, वह उस स्लैब पर बिखर जाते हैं, बिल्कुल एक काली घटा की तरह उसे स्लैब पर बिखरे हुए थे। देव उसकी गर्दन में अपने होठों को चलाने लगता है और उसे हिकीस देने लगता है। वो उसकी गर्दन पर अपने होठों को लगातार चलाए जा रहा था और गीली किसेस दे रहा था। वो धीरे धीरे अपने होठों को उसके चेहरे के करीब लाने लगता है और उसके होठों के करीब लाने लगता है। वो उसके दोनों पैरों के बीच में अपना एक पैर टिका लेता है और तारा को उस स्लैब पर पूरी तरीके से लेटा देता है। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया था। देव तारा को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। तारा को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो हकलाते हुए बोलती है, प्रोफेसर प्रोफेसर, ये गलत है, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर रहे हमसे, ये गलत है, हम ये नहीं कर सकते। देव उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगता है और उसके होठों को नीचे की तरफ प्रेस करता है। वो उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपाकर बिल्कुल मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, ये गलत नहीं है जान, ये बिल्कुल सही है। तुमने हमें किस की है और हमने तुम्हें अपनी बीवी बनाने का वादा किया है, तो हम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? हाँ, उसके पहले हम सब कुछ कर सकते हैं। तारा देव की बात सुनकर डर जाती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन देव वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो तारा को ऐसे देखकर पूरी तरीके से मदहोश हो गया था। वो एक बार फिर उसकी गर्दन पर आ जाता है। देव का एक हाथ तारा की गोरी टांगों पर चल रहा था। उसके 28 को अपने हाथों से सहला रहा था और अपने दूसरे हाथ से तारा की शर्ट के बटन खोलने लगता है। तारा घबरा जाती है और अपनी शर्ट को टाइट से पकड़ लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। देव ने अब तक उसकी शर्ट के 2 बटन खोल दिए थे और उसके कंधे से लेकर उसे किस करने लगता है। उसका वो गोरा कंधा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी हल्की क्लीवेज भी शो हो रही थी। देव ने उसकी शर्ट के पूरे बटन नहीं खोले थे, सिर्फ ऊपर का एक बटन ही खुला था, जो उसकी क्लीवेज को दिखाने के लिए काफी था। वहां पर अभी भी थोड़ा सा चॉकलेट सिर्फ लगा हुआ था। देव वहां पर अपने होठों को रोक देता है और अपनी टंग निकालकर उस चॉकलेट सिर्फ को लिक करने लगता है। वो धीरे धीरे करके उस चॉकलेट सिर्फ को लिक कर रहा था। तारा के हाथ अपने आप ही देव के बालों में पहुंच गए थे और उनमें उलझ गए थे। तारा ने अपनी उंगलियों को देव के बालों में पूरी तरीके से उलझा लिया था और वह गहरी आहें भर रही थी। अब देव ने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर लपेटा हुआ था, जो धीरे धीरे करके उसकी शर्ट के अंदर से ही उसकी गोरी कमर पर चल रहे थे। अब वो उसके क्लीवेज में धीरे धीरे से किस करने लगता है। तारा के लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल नए एहसास थे ये। वहीं दूसरी तरफ कार में अर्चना बाहर विंडो से देख रही थी। वही रेदांश कार को चला रहा था। उसकी नजरें अर्चना पर टिकी हुई थी। बिना अर्चना को देखे ही वो बोलता है, पूछेगी नहीं हमसे कि हम कहाँ जा रहे हैं? खैर आप नहीं पूछेगी तो हम आपसे बता देते हैं, हम आपके भैया की पार्टी में जा रहे हैं। भैया सुनकर अर्चना कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है। वो उससे बोलती है, भैया, पर हमारा तो कोई भाई नहीं है, हमारी तो सिर्फ एक ही बहन है, जो तारा है, तो अब हमारे कौन से भैया आ गए? रेदांश उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। वही भैया जिसे आपने हॉस्पिटल में भैया बोला था। अर्चना कुछ याद करने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो हॉस्पिटल गई थी, तो देवांशी का अवार्ड वहां पड़ा था और देवांशी को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई थी। तभी उसने शौर्य को भैया बोला था। अभी तक उसके चेहरे पर जो उदासी थी, देवांशी का जिक्र सुनकर उसका चेहरा खिल जाता है। वो खुशी से रेदांश को देखते हुए बोलती है, क्या हम देवांशी के घर जा रहे हैं? हम देवांशी से मिलेंगे। रेदांश उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगता है। वो अचानक ब्रेक मार देता है। अचानक गाड़ी रुकने की वजह से अर्चना थोड़ा आगे को आ जाती है। उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, जिससे उसका सर सामने टकराने वाला था। लेकिन रेदांश वहां अपना हाथ रख देता है।
जिससे उसका सर टकराने से रह जाता है, नहीं तो उसके सर में अभी चोट लग जाती और उसमें से खून बहने लगता। अर्चना अपना चेहरा घुमाकर वेदांश की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं थे। वो बस एकटक अपने इमोशनलेस चेहरे से अर्चना को ही देखे जा रहा था। वेदांश कार के डैशबोर्ड को खोलकर उसमें से कुछ ढूंढने लगता है। अचानक ही अर्चना की आंखें बड़ी हो जाती है। उसकी वो क्रिस्टल ब्लू आईज ऐसी हो गई थी जैसे वो बाहर निकलना चाहती हो। उसकी पलकें एकदम बड़ी बड़ी थी और आंखें भी बड़ी बड़ी। वो हैरानी से आंखें बड़ी करने की वजह से उसकी आंखें और बड़ी बड़ी दिख रही थी और मस्कारा लगाने की वजह से उसकी पलकें भी थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। वेदांश ने उसके क्लीवेज के बीच में अपना हाथ रखा हुआ था और वहां पर कुछ लगा रहा था। अर्चना के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह तेज हो जाती है। वो बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी, जिसे वेदांश साफ महसूस कर रहा था। लेकिन अभी भी उसके उस एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर खूब बरकरार रखे हुए अर्चना के क्लीवेज में अपने हाथों को चला रहा था। अर्चना अपना चेहरा थोड़ा नीचे करके देखती है, जहां वेदांश अपने हाथों में कंसीलर लिए उसकी क्लीवेज में लगा रहा था। शायद अर्चना ने अपनी पूरी बॉडी में अच्छे से कंसीलर नहीं लगाया था। उसकी क्लीवेज में वेदांश के कल के दिए हुए निशान दिख रहे थे, जिसे वेदांश छुपाना चाहता था। वेदांश की इस हरकत से अर्चना सिहर जाती है, क्योंकि वेदांश कब क्या करे, इसका कोई भी भरोसा नहीं था। अभी वेदांश उसके क्लीवेज पर कंसीलर लगा रहा था, पता नहीं अगले ही पल वो क्या कर जाए। अर्चना अपना थूक घटकते हुए हकलाते हुए बोलती है, अब आप ये क्या कर रहे हैं? हमें हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे, हम लगा लेंगे, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं। वेदांश अपनी नजरें उठाकर उसे अपनी ठंडी नजरों से घूरता है। उसकी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों में कुछ भी नहीं था। वो आंखें खाली थी। बस एक चीज थी कि जो थी, उसकी आंखें लाल, उसकी आंखें अभी भी शोलों की तरह दहक रही थी। वेदांश दोबारा उसके सीने पर कंसीलर लगाते हुए बोलता है, इट्स माई वर्क, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क।